नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम इस कक्षा में दार्शनिक और चिंतकों की एक श्रेणी पढ़ रहे थे और उसमें कौटिल्य को देखने का प्रयास कर रहे थे। आज कौटिल्य की नीति के संबंध में अन्य पहलुओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौटिल्य की नीति की प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता क्या है? कौटिल्य को देखने का कोशिश करेंगे। कौटिल्य की नीति की प्रासंगिकता क्या है? कौटिल्य ने बताया 6 सूत्रीय विदेश नीति। 6 सूत्रीय विदेश नीति कौटिल्य की, कल हमने उनका नाम भी लिख दिया था 6 सूत्रीय। आज उनकी व्याख्या करेंगे। 6 सूत्रीय विदेश नीति क्या है, हमको विदेशी राष्ट्रों के साथ किस तरह से संबंध स्थापित करना चाहिए ताकि अपने देश के हित सुरक्षित रहें। क्या सुरक्षित रहें मित्रों? देश के हित सुरक्षित रहें। देश के हित सुरक्षित रहे। उन 6 सूत्रों में हमने क्या बताया था? यान, आसन, द्विवेदी भाव, संश्रय, संधि, विग्रह, इस तरह के चीजें जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपने देश के हितों को संरक्षित कर सकते हैं और उनको सुरक्षित रख सकते हैं। 6 सूत्रीय विदेश नीति, कल हमने 6 सूत्र लिखाए थे। कौन कौन से 6 सूत्र है, जल्दी बताओ। कौन कौन से 6 सूत्र हैं? 6 सूत्र हमने बताया। संधि, पहला सूत्र क्या है दोस्तों इसमें? पहला सूत्र है संधि। संधि कौटिल्य कहते हैं कि यदि आपका शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, पकड़ लिया उसने, और उस समय अगर आप छटपटा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो धाएं, सटाट। मान लीजिए आपका शत्रु है, शत्रु ने आपको पकड़ लिया, उसके पास AK-47, आपके पास डंडा भी नहीं है, और उस समय आप कह रहे हैं हम तुमको देख लेंगे, वो कह रहा है देखो, और ज्यादा कहोगे तो AK-47 से उड़ जाएंगे। तो ऐसे में कौटिल्य क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि हमें किसी भी स्थिति में हारना नहीं है। हारना है लेकिन हार मानना नहीं है। समझ रहे बात को? कौटिल्य कहते हैं कि अपनी आत्मरक्षा हेतु शत्रु से भी समझौता किया जा सकता है। क्या कहते हैं कौटिल्य? आत्मरक्षा हेतु। किसके लिए बेटा? आत्मरक्षा हेतु शत्रु से भी संधि की जा सकती है। शत्रु से भी संधि की जा सकती है। आत्मरक्षा के लिए अपन हम अब मान लीजिए कमजोर पड़ रहे हैं, तो शत्रु से अपन संधि का प्रस्ताव दे दीजिए। अरे भाई भाई हैं, बैठ के बात कर लेंगे टेबल पे। किंतु इस संधि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भविष्य में उस शत्रु को कमजोर करना, उसके भेद जान लो, रहस्य जान लो और उसकी शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करो। किंतु इसका लक्ष्य क्या होना चाहिए बेटा? किंतु इसका लक्ष्य भविष्य में शत्रु को कमजोर करना है। संधि का उद्देश्य समझ गए? आज तक हमने अपने हथियार डाल लिए, समझौता कर लिया क्योंकि खुद को बचाना है, किंतु भविष्य में ध्यान रखना है कि इससे करना क्या है। कई कमेंट्स लिखते हैं, सर आप एक ही शब्द को बार बार दोहराते रहते हो। तो समझ याद करवाना है ना आपको। करना क्या है? बोले शत्रु को कमजोर करने का प्रयास करना है। यह संधि का उद्देश्य है। दूसरा 6 सूत्रीय विदेश नीति में दूसरा पहलू क्या है? बोले बेटा विग्रह। दूसरा पहलू विग्रह है। शत्रु के खिलाफ युद्ध की नीति, कमजोर नहीं बैठना है। कई बार शत्रु के खिलाफ, देखिए भारत और चाइना के संबंध में अभी देखिए, युद्ध खिलाफ युद्ध की नीति।
अभी आप देख रहे हैं ना, बोले भारत की सेना तैयार, बोले वायुसेना के हवाई जहाजों ने पेट्रोलिंग की लद्दाख पे, युद्ध की नीति बना रहे हैं। कमजोर नहीं बैठना है। अगर शत्रु को यह लग जाएगा कि हम युद्ध नहीं कर सकते, तब तो वो हावी हो जाएगा। कई बार अपनी शक्ति को बढ़ाने का उद्देश्य भी यही होता है कि युद्ध ना हो। समझिए ना, आपके पास रिवॉल्वर है, रिवॉल्वर लेके आपको गनमैन चल रहा है, आप एसडीएम हो, आपसे कोई बोलेगा क्या? उस गन का कभी, मैं आज तक आपने सुना कि एसडीएम ने अपनी गन से जनता को धाए 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 भून दिया? नहीं, वो केवल दिखा रहा है, शक्ति का प्रदर्शन है, जिसके माध्यम से युद्ध कभी होंगे नहीं। एसडीएम कलेक्टर साहब से कोई तू तड़ा करके बात नहीं करेगा, पता है अभी सटाक धाए हो जाएगा। शत्रु के खिलाफ युद्ध की नीति बनाना है, ये विग्रह है। दूसरा पहला पहलू क्या रहता है? संधि। दूसरा पहलू क्या है? कौटिल्य के अनुसार विग्रह, अर्थात शत्रु के खिलाफ हमको युद्ध की नीति बनाना है। तीसरा पहलू क्या है? यान। आपने कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। बोले प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है। आप प्रेमिका से झूठ बोल के कह देते हैं, क्या कह देते हैं प्रेमिका से? हम तुम्हारे लिए चांद लाएंगे, तारे लाएंगे, तुमको कहां ले जाएंगे जहां तुम सोच नहीं सकती हो। बिल्कुल नहीं सोच सकते। यानी क्या करते हैं? झूठ कहते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि अगर आप प्रणय निवेदन में अगर आप झूठ का सहारा लेते हैं तो उसका दोष नहीं लगता है। स्त्री प्रसंग में आप झूठ बोल देते हैं, प्रेम में झूठ बोल देते हैं। इसी तरह से यान में क्या होता है कि युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण करना, ताकि शत्रु क्या हो? सजग नहीं हो पाए। तो यान का मतलब क्या होता है बेटा? युद्ध की घोषणा किए बिना, युद्ध की घोषणा किए बिना आक्रमण करना। आपको लग रहा होगा ये तो अनैतिक काम है। मैंने कहा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। देश के हित पहले है, देश की रक्षा पहले। बिना घोषणा के आपने क्या कर दिया? किसी दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया। यह आधुनिक संदर्भ में हमारी विदेश नीति की सूत्र है। चौथी बात क्या है? चौथी बात लिखते हैं मित्रों, यहां पे 6 बातें, 6 सूत्र हैं। चौथी नीति क्या है कौटिल्य की? चौथी नीति जो है कौटिल्य की 6 सूत्रीय नीति पढ़ रहे हैं। चौथी बात क्या है? चौथी बात है आसन। आसन, आसन का मतलब आसन लगा के बैठ जाना नहीं। हाँ, हालांकि भाव वही है कि यदि 2 राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा हो या किसी मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा हो तो आप तटस्थता की नीति अपना लो। आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। हाँ, हमारे पास जैसे ये हैं वैसे भी है। हमारे लिए कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। वही कबीर वाला कि कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर का दर्शन समझिए, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से बैर। वो नीति होती है आसन की। कई बार ऐसा होता है कि अब मान लीजिए समझिए रूस और अमेरिका में लड़ाई हो रहा है, अब आप क्या करिएगा? तटस्थता की नीति अपनाइए। चल ठीक है, देखते हैं। और इसका हमने क्या देखा? अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में नाम की अवधारणा इसी में आई। गुट निरपेक्ष आंदोलन का इसी से निर्गत हुआ, यही कंसेप्ट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो किसने बनाया बोलो? नेहरू, नासिर, टीटो ने। नेहरू, नासिर और टीटो। आसन का मतलब क्या होता है? तटस्थता की नीति अपनाना। आसन का उद्देश्य अर्थ क्या होता है बेटा? तटस्थता की नीति अपनाना। तटस्थता की नीति अपनाना। सामाजिक संदर्भ में अगर ये विदेश नीति के सूत्र हैं, सामाजिक संदर्भ में अगर आप तटस्थता की नीति अपनाओगे तो अच्छी बात नहीं है कि लोग मर रहे हैं महामारी से, आप तटस्थता की नीति अपना रहे हो, किसी बुराई के खिलाफ बोल नहीं रहे हो, आवाज नहीं उठा रहे हो, तो उस समय तो फिर एक शेर याद आता है। शेर, क्या शेर? समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो ऐसी सामाजिक संदर्भों में, देश के आंतरिक मामलों में जो तटस्थ होते हैं,
तो इतिहास जब लिखा जाएगा मित्रों तो उनका भी अपराध लिखा जाएगा। 1857 की क्रांति जब लिखी जाती है मित्रों तो क्या होता है, बोले बुद्धिजीवी वर्ग की तटस्थता, सब लोगों ने एकत्रित होकर साथ नहीं दिया, नहीं परिदृश्य कुछ और होता। समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन विदेश नीति के संदर्भ में जब दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहे हों या कोई चर्चा चल रही हो तो हम तटस्थता की नीति अपना सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आसन। और इस तटस्थता की नीति में क्या है, जैसे नाम जैसे संगठन जो बनाए हैं, भारत ने जिसका इनिशिएटिव्स लिया, प्रोएक्टिव कदम उठाए, वो गुट निरपेक्ष आंदोलन जैसे संगठन जो तटस्थ हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, ये आसन की नीति है मित्रों। पांचवी नीति क्या है, बोले कौटिल्य कहते हैं खुद को बचाओ। पहला उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए बेटा, खुद को बचाओ। पांचवा भाव है संश्रय। संश्रय का मतलब क्या होता है, आत्मरक्षा के लिए क्या, बोले दूसरे राजा की शरण में जाना। युद्ध चलते रहते थे प्राचीन काल में, दूसरे राजा की शरण में जाना, इसको संशय भाव कहते हैं। आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आप किसी दूसरे राजा की शरण में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम युद्ध हुआ, 1971 की एक घटना आपको हम बता ही देते हैं। विदेश नीति आई, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप लोग पढ़ेंगे। युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान जिसका नाम वर्तमान में बांग्लादेश है, उसको अलग करने का पहलू, ये इंडिया, ऐसे ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, युद्ध चल रहा, भारत उसमें आ गया। प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, पाकिस्तान लगभग हार की कगार पे आ गया। तो उसने आत्मरक्षा के लिए संश्रय भाव लिया कौटिल्य का, और वो अमेरिका की शरण में चला गया और कहा, हे अमेरिका। अमेरिका ने कहा, क्या हुआ? बोले हम पिट रहे हैं, बचाओ। बोले कौन पिट रहा है? बोले भारत पिट रहा है। बोले अच्छा? बोले चिंता नहीं करो। और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना कर दिया और भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगा। और अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से लड़ने के लिए आने ही वाला था, आने की पूरी तैयारी कर चुका था, रवाना भी हो चुका था वहां से। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनको पता चल गया कि अब युद्ध हमारा पाकिस्तान से नहीं होगा, युद्ध अमेरिका से होगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस समय रूस को फोन किया, हे भैया। बोले हाँ बोलो बहना, क्या स्थिति है? बोले हम अब अमेरिका से युद्ध लड़ने जा रहे हैं। बोले वो तो नहीं लड़ पाओगे 1971 में। तो बोले क्या करें? बोले रक्षा के, राखी के बंधन को निभाना। रूस से कहा हमारी सहायता करो। रूस ने कहा दीदी चिंता मत करो, हमने वचन दिया है तुम्हारी रक्षा का, बोल दो चाहे रूस अमेरिका आ जाए। रूस शक्तिशाली था 1971 में, यूएसएसआर था, विघटन नहीं हुआ था उसका। और जैसे ही रूस ने भारत की सहायता का वचन दिया, आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी बीबीसी पे आई और अपना संदेश प्रसारित किया। जैसे प्रधानमंत्री आते हैं ना रात को 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन, और बीबीसी से के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने संदेश प्रसारित किया और कहा लोग ये न समझें कि भारत कमजोर है, हिंद महासागर इतना गहरा है कि इसमें कई साथ में बेड़े आके समा जाएंगे। अमेरिका ने कहा ये कौन बोल रहा है? बोले श्रीमती इंदिरा गांधी। बोले समझ गए। बोले क्या? बोले रूस ने सहायता कर दी और पाकिस्तान से कह दिया सॉरी हम नहीं लड़ सकते, क्योंकि अब युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला नहीं था, युद्ध अमेरिका और रूस के बीच होने वाला था। अर्थात अपने आत्मरक्षा के लिए दोनों ही देशों ने अपने से शक्तिशाली राजा की शरण में जाना उचित समझा, और ये विदेश नीति में इसको स्वीकार करते हैं कौटिल्य, संश्रय के भाव।
बात समझ रहे हैं ना, एकदम स्पष्ट। और 1971 में युद्ध का परिणाम अपने पक्ष में रहा, आप जानते ही हैं। 7वां बेड़ा वापस लौट गया, अमेरिका नहीं आया युद्ध करने के लिए। अंतिम जो पहलू है भारत की कौटिल्य के अनुसार विदेश नीति का, जो छठवां पहलू है मित्रों, उस छठवें पहलू को बोलते हैं द्विवेदी भाव। द्विवेदी भाव, द्विवेदी भाव, इसका मतलब क्या होता है? एक राजा के साथ संधि करके, एक राजा के साथ संधि करके, किसके साथ? एक राजा के साथ संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध करना। एक राजा के साथ संधि करके दूसरे राजा के साथ युद्ध करना, यह द्विवेदी भाव होता है। आजकल ऐसा लग रहा है ना कि नेपाल अपने नक्शे में भारत की भूमि को दिखा रहा है, तो ये लग रहा है कि नेपाल ने चीन से संधि कर ली और भारत के साथ क्या कर रहा है? शत्रुता के भाव रख रहा है। क्लियर? पाकिस्तान आजकल सीमा पे जो हमारे समझौते होते हैं उनका उल्लंघन करता रहता है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ संधि कर ली और हमसे क्या रखा है? द्विवेदी भाव रखा है। तो विदेश नीति में हम भी कर सकते हैं ऐसा, हमारे लिए भी है, हम भी किसी के साथ संधि करके, लेकिन हमारी तो विदेश नीति क्या है? पंचशील के सिद्धांत, सही अस्तित्व, शांतिपूर्ण सही अस्तित्व की भावना, को एग्जिस्टेंस, परस्पर सहयोग, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना। तो कौटिल्य की विदेश नीति के ये 6 सिद्धांत हैं, जिसे 6 सूत्री विदेश नीति कहते हैं। इस आधार पर कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर सकता है मित्रों। और इसमें हालांकि अनैतिकता आपको कहीं लग रही होगी, ये उतना नैतिक नहीं है, लेकिन कौटिल्य का मानना है कि कूटनीति और नैतिकता दोनों अलग अलग पहलू है। जब देश रहेगा ना तब तो नैतिक हो पाएंगे। देश की रक्षा पहले, देश की एकता और अखंडता पहले। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड, बोल दो ना बात समझ पा रहे हैं या नहीं? ये कौटिल्य की विदेश नीति है और इसके कई पहलुओं को स्वतंत्र भारत के संविधान, स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में, कूटनीति में सम्मिलित किया गया है मित्रों। जैसे मैंने एक देखा भी था, नाम की अवधारणा, आसन का भाव, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कौटिल्य की 6 सूत्री विदेश नीति है। कौटिल्य की विदेश नीति के संदर्भ में एक और सिद्धांत है, उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। उसको बोलते हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत कौटिल्य की विदेश नीति के संबंध में एक और सिद्धांत है मित्रों, मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत और मंडल सिद्धांत की प्रासंगिकता भी देखेंगे। मंडल सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य को, नंबर 1, प्रत्येक राज्य को अपनी मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। काय की संख्या बढ़ानी चाहिए? मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। शत्रुओं की संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, मित्र बढ़ाइए। अगर हर राज्य अपने मित्रों की संख्या को बढ़ाएगा, मित्रों को बढ़ाएगा, तो काम आसान होगा या नहीं होगा? बोलो ना भाई, मित्रों की संख्या को बढ़ाना चाहिए। और यदि कोई राज्य, जैसे मान लीजिए शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली राजा ये है। अब छोटे छोटे राज्य हैं, ये छोटे छोटे कमजोर राज्य हैं। ये कैसे राज्य है? कमजोर राज्य हैं, कौटिल्य कहते हैं मंडल सिद्धांत में। और ये कैसा है बेटा? ये शक्तिशाली राजा है, शक्तिशाली राजा है। तो बोले इन कमजोर राष्ट्रों को इकट्ठा होके, क्या होके बोलो, क्या होके बोलो, एकत्रित होकर क्या करना चाहिए? बोले इसका मुकाबला करना चाहिए, शक्तिशाली राष्ट्र का मुकाबला करना चाहिए। कमजोर राज्यों को एकत्रित होकर शक्तिशाली राष्ट्र का मुकाबला करना चाहिए। क्या है? कमजोर राज्यों को, कमजोर राज्यों को एकत्रित होकर
शक्तिशाली राज्य का मुकाबला करना चाहिए। कमजोर राज्यों को एकत्रित होकर के काय का मुकाबला करना चाहिए, शक्तिशाली राज्य का मुकाबला करना चाहिए। छोटे छोटे राज्य इकट्ठे हो जाए, क्योंकि अगर एक करके जाएगा तो पिट जाएगा, गए पिट गए पिट गए, और सब इकट्ठे होकर जाएंगे तो इसको भी क्या है, इस पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। दूसरा इसमें क्या कहते हैं, मंडल सिद्धांत की दूसरी बात क्या है बेटा, कि मान लीजिए ये एक शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली देश है, तो जो इसके पड़ोस में देश है, पड़ोस में देश है, वो यदि कमजोर देश है, पड़ोस में कैसा देश है बेटा, कमजोर देश है, निर्बल देश है, तो इसको इससे क्या रहना चाहिए, बोलो, सावधान रहना चाहिए। कई बार भारत पे भी बिग ब्रदर सिंड्रोम का आरोप लगता है। भारत पे क्या आरोप लगता है कई बार, बिग ब्रदर सिंड्रोम, बिग ब्रदर सिंड्रोम का आरोप लगता है। बिग ब्रदर सिंड्रोम यानी बड़े भाई की भूमिका भारत को मान, क्योंकि भारत के आसपास कौन राज्य हैं, बोले नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। तो ये राज्य सोचते हैं, देश सोचते हैं कि भारत हम पर हावी हो जाएगा। कौटिल्य की नीति उनके मन में आ जाती है कि निर्बल देश को अपने शक्तिशाली पड़ोसी देश से क्या रहना चाहिए मित्रों, सावधान रहना चाहिए, कहीं उसका अधिग्रहण नहीं कर ले। लेकिन हम कहते हैं ना भाई, हम नहीं करेंगे आपका अधिग्रहण। हमने तो नेपाल से कहा 1950 की संधि छोड़, हमने भूटान से कहा तुम स्वतंत्र, नेपाल से कहा तुम स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र। और प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्बोधन क्या होता है, ना आंख दिखा के बात करेंगे, ना आंख झुका के बात करेंगे, आंख मिला के बात करेंगे, समानता के भाव पे लेके आएंगे। लेकिन कौटिल्य यही कहते, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में क्या कहते हैं मित्रों, कि निर्बल पड़ोसी देश को अपने पड़ोस में शक्तिशाली देश से क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है, क्योंकि मित्र बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति नियत हो गई है, उसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है मित्रों। तो फिर क्या करना चाहिए, अगर ये नहीं माने तो बोले क्या करना चाहिए, बोले निर्बल राज्यों को एकत्रित होकर के शक्तिशाली देश का क्या करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ये मंडल सिद्धांत की अवधारणा है, ये मंडल सिद्धांत की अवधारणा है। मंडल सिद्धांत के अनुसार बताते हैं कि भौगोलिक आधार पर कोई जीत की इच्छा रखता है। कुछ टर्म्स हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं। मंडल सिद्धांत के अनुसार कुछ टर्म्स हैं। तो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में क्या होता है, एक राज्य होता है विजिगीषु। विजिगीषु, विजिगीषु वह राज्य होता है जो भौगोलिक रूप से जीत की इच्छा रखता है। एक केंद्र में होता है बेटा, भौगोलिक रूप से जीत की इच्छा रखता है। इसे विजिगीषु बोलते हैं। विजिगीषु माने वह राज्य जो भौगोलिक रूप से जीत की इच्छा रखता है, अपने साम्राज्य में किसी राज्य को मिलाना चाहता है। इसका ठीक पड़ोस में मान लीजिए ये राज्य है, ये राज्य पड़ोस में, तो इसके रास्ते में जो आने वाला राज्य है, ये इसके भौगोलिक साम्राज्य में क्या कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है। तो विजिगीषु के पथ में आने वाला ये राज्य है, इसे बोलते हैं अरि, शत्रु। इस राज्य को अपन शत्रु राज्य बोलते हैं, अरि, शत्रु राज्य।
यानी विजिगीषु की जीत के रास्ते में, विजिगीषु के पथ में आने वाला राज्य, विजिगीषु के पथ में आने वाला राज्य। रास्ते में आने वाला राज्य क्या बोलता है? अरि बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं, शत्रु कहलाता है, अरि कहलाता है, अरु कहलाता है, शत्रु कहलाता है। ये भी मान लीजिए, अगर ये विजिगीषु हो गया तो इसका भी ये राज्य मान लीजिए, ये इसका अरि हो गया ना, अरि का अरि, ये इसका अरि हो गया। मान लीजिए वन है तो वन का अरि क्या हो गया? बोलो बेटा, दो हो गया ना। देखो देखो, अगर ये राज्य चाहे जीत की इच्छा रखना तो इसका शत्रु कौन हो गया? ये राज्य हो गया या नहीं हो गया? बोलो। लेकिन बताते हैं ये वाला राज्य जो होता है ना, वो इसका मित्र होता है। क्या होता है? मित्र। जैसे बोलते हैं ना, शत्रु का शत्रु अपना क्या हो गया? मित्र हो गया। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। कहने का मतलब है अरि का अरि, विजिगीषु के अरि का अरि, विजिगीषु का क्या हो गया? मित्र हो गया। ये इसका मित्र हो गया। तो विजिगीषु के अरि का अरि, अरि का अरि, विजिगीषु का क्या हो गया? विजिगीषु का मित्र हो गया। अरि का अरि विजिगीषु का मित्र हो गया, विजिगीषु का मित्र होता है। और क्या करता है? इसके साथ साजिश, इसके साथ अपनी नीति स्थापित करके इसको कमजोर करने की क्या करता है बेटा? प्रयास करता है। ये मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत में विजिगीषु का मतलब समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जो जीत की इच्छा रखता है। इसके रास्ते में आने वाला पहला राज्य क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। इसका दुश्मन हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। अगर ये राज्य देखें, इसके दृष्टिकोण से देखें तो ये इसका शत्रु हो गया, क्योंकि ये इसके रास्ते में आ रहा है। अगर ये भौगोलिक इच्छा रखता है जीत की, तो शत्रु का शत्रु इसका क्या हो गया? बोलो, मित्र हो गया। मित्र हो गया इसका। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिन्हें बोलते हैं उदासीन व मध्यम। उदासीन व मध्यम। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिन्हें बेटा बोलते हैं उदासीन या मध्यम। मंडल सिद्धांत में उदासीन या मध्यम। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी, कई बार ऐसे होते हैं ना शक्तिशाली राज्य, शक्तिशाली होते हुए भी शक्तिशाली होते हुए भी, समर्थ होते हुए भी रणनीति में भाग नहीं लेते। रणनीति में भाग नहीं लेते, भाग नहीं लेते बेटा। बोले लड़ाई हो रही है, आपस में होने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। उदासीन या मध्यम, ऐसे राज्यों को अपन बोलते हैं उदासीन राज्य या मध्यम राज्य। जैसे मान लीजिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में विवाद हो रहा है, तो अब जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं, मान लीजिए चीन है, अमेरिका है, ये भाग नहीं लेते हैं। और कौटिल्य की यही सिद्धांत आज यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है। यही यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है। यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है बेटा, यही सिद्धांत। यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार है कौटिल्य का यह सिद्धांत। तो मंडल सिद्धांत में क्या हो गया? विजिगीषु हो गया, अरि हो गया, अरि का अरि विजिगीषु का मित्र हो गया, उदासीन या मध्यम हो गया। ये शक्तिशाली होते हुए रणनीति में भाग नहीं लेते। यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार भी यही है वर्तमान में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कौटिल्य का उदासीन या मध्यम का सिद्धांत है। यथार्थवादी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का आधार भी यही है कि हम आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उस समय उदासीनता का भाव रखते हैं, तटस्थता का भाव रखते हैं। कौटिल्य की कूटनीति के कुछ और पहलू भी हैं बेटा, देखते हैं। बहुत बढ़िया है, कौटिल्य बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौटिल्य की कूटनीति के पहलू, कूटनीति के पहलू क्या है कौटिल्य के बेटा? कौटिल्य की कूटनीति में पहला पहलू क्या है? साम। कॉन्सिलेशन।
कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी बड़े आदमी से आपकी लड़ाई हो जाए, अब भूटान लड़ जाए, किससे? भारत से ही लड़ जाए, तो भूटान के लिए कौन सी नीतियां होनी चाहिए कि अपने से शक्तिशाली राज्य के साथ शांति से समझौता कर लिया जाए, क्योंकि अगर लड़ाई हो गई तो निपट जाएंगे, 2 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो उसको साम की नीति बोलते हैं। साम्य तरीके से, यानी शांति के माध्यम से, शांति समझौतों के माध्यम से शांति समझौतों के माध्यम से, शांति समझौतों के माध्यम से समस्या का निराकरण बेटा। शांति से और निराकरण, यानी इसमें क्या करते हैं, यह नीति अपने से शक्तिशाली राजा के प्रति, अपने से शक्तिशाली राज्य के प्रति उपयुक्त है। क्योंकि यदि अपने से शक्तिशाली राज्य के प्रति आपने आक्रोश दिखाया तो गड़बड़ हो जाएगा, आप नष्ट हो जाएंगे, आपका विनाश संभव है। तो ऐसी स्थिति में शांति समझौते के माध्यम से समस्या का निराकरण करना चाहिए। कोई छोटा देश है, छोटा राज्य है, बड़े राज्य के साथ उसका कोई विवाद है, कोई मुद्दा है, तो उसको निपटाना चाहिए। दूसरा जो कूटनीति है वो है दाम, साम दाम, कंसेशन। दाम में भी क्या है, कमजोर राज्य को अपने से शक्तिशाली राज्य को कुछ धन देकर, दान देकर समस्या का निराकरण करना चाहिए। अगर शांति से नहीं मार रहा है तो कुछ पैसे, भैया इतने पैसे ले लो, निराकरण करो। क्योंकि यदि लड़ाई हो गई तो वो क्या होगा, बोलो क्या होगा, निपट जाएगा ना, बोलो ना भाई। तो दान का मतलब क्या होगा, धन देकर अपने से शक्तिशाली राज्य को, अपने से शक्तिशाली राज्य को संतुष्ट करना मित्रों, अपने से शक्तिशाली राज्य को संतुष्ट करना धन देकर। तो यानी साम और दाम जो नीतियां हैं वो क्या है बेटा, कमजोर राज्य की शक्तिशाली राज्य के प्रति हैं। ये नीतियां क्या हैं, ये दोनों ही नीतियां किसकी हैं बेटा, कमजोर राज्य की शक्तिशाली राज्य के प्रति है। कमजोर राज्य की शक्तिशाली राज्य के प्रति नीति है साम दाम। अब मान लीजिए उल्टा हो जाए, अगर राज्य शक्तिशाली है और उसको नीति किसके विरुद्ध बनानी है, कमजोर राज्य के प्रति बनानी है, तो क्या करता है, 2 नीति, दंड और भेद। तीसरी नीति क्या है बेटा, दंड। साम दाम दंड भेद आप लोग सुने भी होंगे, यूज भी करते हैं। दंड की नीति है, बल प्रयोग की नीति है, बल प्रयोग की नीति है। कोएर्सियन की नीति यानी बल प्रयोग की नीति, यानी अपने से निर्बल राज्य को, अपने से निर्बल राज्य को दंड देकर, अपने से निर्बल राज्य को दंड देकर कार्य सिद्ध करना, दंड की नीति। लेकिन आप दंड दे किसको सकते हैं बेटा, निर्बल राज्य को ही दे सकते हैं, अपने से निर्बल जो कमजोर राज्य है उसी को दंड दे सकते हैं। चौथी नीति क्या है, भेद, डिवाइड। बोले क्या, बोले फूट डालो शासन करो,
फूट डालो शासन करो। यानी दो राज्यों के मध्य क्या कर दो, फूट डाल दो, वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर दो। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद होते हैं वहां मध्यस्थता करने की कोशिश करना। अभी भारत और चीन के बीच विवाद था तो डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं, ये बोथ आर एग्री देन आई कैन मीडिएट, मैं मध्यस्थता कर सकता हूं वहां पे। भैया काय क्यों कर सकते हो मध्यस्थता, हम संप्रभु हैं। तो वो दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य ऐसे वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर दो कि वो कमजोर हो जाए और आपका आधिपत्य बना रहे। जैसे तमिल, श्रीलंका में कौन सा मुद्दा था, तमिल मुद्दा था। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता के प्रावधान, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता स्वीकार करना। ये फूट डालो शासन करो कौन करता है, जो कमजोर राज्य होते हैं। दंड कौन देता है, कमजोर राज्य को। ये किसके लिए, ये दोनों किसकी नीतियां हैं, शक्तिशाली राज्य की कमजोर राज्यों के प्रति। बोलो हाँ या ना। ये दोनों जो नीतियां हैं वो क्या है बेटा, शक्तिशाली राज्य की, शक्तिशाली राज्य की कमजोर राज्य के प्रति, कमजोर राज्य के प्रति नीति है। तो इस तरह से कूटनीति क्या है, साम दाम दंड भेद, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता को स्वीकार करना। अब जैसे आप देखिए जो तमिल संबंधी समझौता था श्रीलंका में, तो तमिल और श्रीलंका सरकार के बीच में जो विवाद होता था उसकी बैठक कहां होती थी, बोले नॉर्वे में। क्यों होती थी, बोले नॉर्वे में मध्यस्थता होती थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, जहां पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भेद डालो, फूट डालो। अंग्रेजों ने भी क्या किया, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिमों को लड़वा दो, छुआछूत का मुद्दा उछाल दो, सांप्रदायिकता का मुद्दा उछाल दो। तो डिवाइड एंड रूल यानी भेद डालो और क्या करो बेटा, शासन करो। फूट डालो और शासन करो। ये कौटिल्य की कूटनीति के सिद्धांत है। तो आप समझ रहे हैं, आपने कौटिल्य को पढ़ लिया। कब किस सिद्धांत को उपयुक्त करना है, कब किस सिद्धांत को लागू करना है, ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करेगा और देश की शक्ति पर भी निर्भर करेगा कि देश शक्तिशाली है या क्या है, बोलो या क्या है, कमजोर है। उस आधार पर निर्धारित करना पड़ेगा कि आपका दुश्मन कैसा है, आपका दुश्मन शक्तिशाली है या कमजोर है। इस आधार पर आप नीति निर्धारित कर सकते हैं। हम प्रशासन की दृष्टि से कौटिल्य को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, कौटिल्य को पढ़ रहे हैं, तो सवाल यह भी बनता है कि कौटिल्य की नीति की प्रासंगिकता क्या है। कौटिल्य की नीति की प्रासंगिकता, कौटिल्य के चिंतन की प्रासंगिकता मित्रों। तो हेडिंग लगा लो आप लोग, कौटिल्य के चिंतन की, कौटिल्य के चिंतन की प्रासंगिकता। कौटिल्य के चिंतन की प्रासंगिकता क्या है। कौटिल्य की प्रासंगिकता यह है, कौटिल्य ने क्या माना, बोले राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, माना या नहीं माना। तो पहली तो यह केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था सुशासन का आधार है। कौटिल्य क्या कहते हैं, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था काय का आधार है बेटा, बोले सुशासन का आधार है। सेंट्रलाइज शासन होना चाहिए, राजा को शक्तिशाली होना चाहिए। भारत में भी देखिए, जिस प्रकार राजा में समस्त शक्तियां निहित हैं, उसी तरह से अपने यहां समस्त शक्तियां किस में निहित हैं, बोलो, राष्ट्रपति में निहित है, कार्यपालिका विधायिका की शक्तियां, समस्त शक्तियां। जिस प्रकार राजा में, दूसरा क्या है, जिस प्रकार राजा में समस्त शक्तियां निहित होती हैं, समस्त शक्तियां निहित होती हैं,
उसी प्रकार वर्तमान में देखो समस्त शक्तियां किस में निहित हैं, बोलो। उसी प्रकार समस्त शक्तियां किस में निहित हैं, बोलो भैया, बोल दो। राष्ट्रपति में निहित है, भारत में। कहां पे, इंडिया में, भारत में, बोलो निहित है या नहीं है। राष्ट्रपति समस्त शक्तियों का स्रोत है। इससे क्या होता है, वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता रोकी जा सकती है। इन दोनों से क्या होगा बेटा, वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता रोकी जा सकती है। अनियमितता रोकी जा सकती है। इसलिए वो कहते हैं राजा को शक्तिशाली होना चाहिए, रोकी जा सकती है। वित्तीय व प्रशासनिक अनियमितता रोकी जा सकती है। कौटिल्य की नीति की प्रासंगिकता विदेश नीति के संदर्भ में भी बहुत है, बहुत महत्वपूर्ण है। विदेश नीति के संदर्भ में, विदेश नीति के संदर्भ में, विदेश नीति के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। क्या, अपने देश के सामरिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, देश के हितों को दृष्टिगत रखते हुए, अपने देश के सामरिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए मित्रों, सामरिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, जो अपने देश हैं, देश नहीं बेचेंगे, देश के हितों के विपरीत कार्य नहीं करेंगे, सामरिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, कहीं टकराव हो रहा है, कभी शक्तिशाली देश के साथ संवाद हो रहा है, कभी कमजोर देश के साथ संवाद हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, अपने से शक्तिशाली और कमजोर राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित करने चाहिए। रखते हुए, पहली बात, अपने से शक्तिशाली व कमजोर राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित, कमजोर राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। क्या करना चाहिए, कमजोर राष्ट्रों के मध्य और अपने से शक्तिशाली और कमजोर राष्ट्रों के मध्य संबंध स्थापित करना चाहिए। करना चाहिए। मतलब हमारा भूटान के प्रति अलग नजरिया होना चाहिए, चीन के प्रति अलग नजरिया, अमेरिका के प्रति अलग नजरिया है, लेकिन नजरिए भले ही अलग हो, संवाद की विषय वस्तु भले ही अलग हो, लेकिन देश के सामरिक हित अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामरिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए, कौन से हित बेटा, सामरिक हितों को दृष्टिगत रखते हुए। कौटिल्य के सिद्धांत के अलावा ही, कौटिल्य के सिद्धांत में क्या है, क्या हो रहा है आजकल, बोले अनेक क्षेत्रीय संगठनों का उदय हो रहा है मित्रों। जो छोटे छोटे राष्ट्र है अपने हितों के अनुरूप संगठन बना रहे हैं। मंडल सिद्धांत में देखा ना, छोटे छोटे राज्यों को एकत्रित करके बड़े राज्य के प्रति अनेक क्षेत्रीय संगठनों का उदय हो रहा है। जैसे 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 सार्क, एससीओ, मर्कोसुर, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, उरुग्वे, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क दक्षिण क्षेत्रीय, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इस तरह के संगठनों का क्या हो रहा है, ब्रिक्स का निर्माण हो रहा है मित्रों। ब्रिक्स तमाम क्षेत्रीय संगठनों का उदय हो रहा है, ब्रिक्स का भी निर्माण हो रहा है। और एक संकल्पना भी चली थी अभी कुछ समय पहले कि रूस, इंडिया और चाइना, ब्रिक्स कैसे होना है, रूस, भारत और चीन, तीनों का जो त्रिकोण है वो विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली। तीनों मिल जाएं तो, मिलते नहीं है, ये बात अलग है, विश्व में सर्वाधिक शक्तिशाली है। तीनों का त्रिकोण रूस, इंडिया, चाइना है, इन तीनों राष्ट्र अगर मिल जाए
तो विश्व में क्या है, सर्वाधिक शक्तिशाली है। बोलो है या नहीं, छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा होके। और महत्वपूर्ण बात क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है मित्रों, नए नए क्षेत्रीय संगठन। साथ ही अभी मध्यस्थता की नीति को हम अस्वीकार कर देते हैं कि कश्मीर मुद्दे पर किसी त्रिपक्षीय संगठन की मध्यस्थता, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हम अस्वीकार करते हैं। भारत चीन विवाद पर भी भले ही ट्रंप साहब कहें कि हम मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, मध्यस्थता नहीं। तो भारत किसी भी द्विपक्षीय मसले पर क्या करता है, भारत किसी भी द्विपक्षीय मसले पर, द्विपक्षीय मामले पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। जैसे कश्मीर विवाद, भारत चीन विवाद भी अभी वर्तमान में, भारत चीन सीमा संबंधी विवाद, सीमा विवाद, हम मध्यस्थता स्वीकार नहीं। भले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब कहें कि आई एम रेडी टू मीडिएट इन बोथ नेशंस, इमरान और मोदी के बीच में मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, मोदी और शी जिनपिंग के बीच में मध्यस्थता कर सकता हूं, हम कहें सॉरी मध्यस्थता स्वीकार नहीं। द्विपक्षीय मसलों को हम आपसी सहमति से, आपसी समझौते से उसका निराकरण कर लेंगे। अब भारत के लिए सीख क्या है, प्रासंगिकता क्या है, कौटिल्य का सिद्धांत क्या है कि भारत को अपने मित्र राष्ट्रों की संख्या में क्या करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। तो भारत के लिए क्या प्रयास है, क्या सीख है बेटा, कि भारत को अपने देश के, भारत को अपने राष्ट्र के हितों का संवर्धन करने के साथ साथ, हितों का संवर्धन करने के साथ साथ अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। सहयोगियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इसलिए भारत कि कभी भी नेपाल अगर भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं तो क्या है, सहयोग की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भूटान से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, ब्राजील से, रूस से, इंडिया से, रूस, इंडिया और क्या, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से, दक्षिण दक्षिण सहयोग की बात चलती है। क्या चलती है संबंध में, दक्षिण दक्षिण सहयोग। आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ेंगे, विकासशील देशों के मध्य सहयोग, दक्षिण दक्षिण सहयोग की अवधारणा भी है। G4 देश हैं इसमें, क्या ब्राजील है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, ये देश है। इनके मध्य आपस में भारत भी शामिल है जाए, तो इनके मध्य आपस में क्या है, सहयोग। एक जैसे उद्देश्यों को रखने वाले देशों के मध्य सहयोग और अपने मित्रों की संख्या की अभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिए। यही कौटिल्य की विदेश नीति की प्रासंगिकता है। एक प्रश्न जो अपन लिखेंगे, वर्तमान संदर्भ में लिखिए, वर्तमान संदर्भ में प्रश्न लिखते हैं और इसका उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे। वर्तमान संबंध में, वर्तमान संबंध में, वर्तमान परिदृश्य में, परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण युद्ध की बजाय कौटिल्य के सिद्धांत से संभव है, कौटिल्य की नीति से संभव है। कौटिल्य की नीति से संभव है। व्याख्या करें। 150 शब्द, और ये एमपीपीएससी मेंस और यूपीएससी में पूछा जा सकता है। बड़ा वर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दा है। भारत चीन के मध्य विवाद, भारत नेपाल के मध्य विवाद, भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद, अन्य देशों के मध्य विवाद।
तो ऐसे संदर्भ में जो युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निराकरण युद्ध की बजाय, युद्ध जरूरी नहीं है, युद्ध नहीं होंगे, अब कौटिल्य की नीति की प्रासंगिकता कौटिल्य की नीति से ही संभव है, जो हम विदेश नीति और कूटनीति पढ़े हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश करेंगे, मुझे पूरी भरोसा है इस प्रश्न का आप उत्तर लिख पाएंगे। अगली कक्षा में हम डिस्कस भी करेंगे और आपके सुझाव और प्रश्नों का सदैव स्वागत है। आप आराम से पढ़िए। ऑल द बेस्ट और परीक्षा में सफल होइए। धन्यवाद।